वेलकम टू चैनल जनरल नॉलेज बाय अजय कुमार। आज हम क्लास 12 इंग्लिश कोर मॉडल पेपर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यूज जितने भी इस चैप्टर में था और जितना भी पैसेज था उसको डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट पार्ट में। अगर वो वीडियो आप नहीं पहले देखे हैं तो पहले उस वीडियो का आप देख लीजिए, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिए। इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन आंसर, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट है और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है उसके बारे में सिर्फ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और बाकी जितना भी है इससे पहले के वीडियो में हम लोग अपलोड कर चुके हैं, जो कि उसका पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। और इसके बाद और एक पार्ट इस मॉडल सेट 1 का और एक पार्ट आएगा जिसमें नोटिस, पैराग्राफ और रिपोर्ट और आर्टिकल्स, ये सब के बारे में और एक वीडियो इसके बारे में अपलोड करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे तो सबसे पहले उस वीडियो को पहले देखिए, जिसमें ये पैसेज का क्वेश्चन आंसर, फिर जितने भी एमसीक्यूज़ है, ये सब सारा उस वीडियो में, फिलिंग द ब्लैंक जितना भी है सारा उस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये जितना भी एमसीक्यूज़ है आप लोग देख रहे हैं, ये सारा उस वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके थे। मॉडल पेपर है और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, जो 2 मार्क्स करके 5 क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का, फिर 4 नंबर का 4 क्वेश्चन आएगा 16 मार्क्स का और एक लॉन्ग आएगा। और यही क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप मॉडल पेपर का। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वेयर द थिंग्स ऑन 50 से 59 तक टोटल 9 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द थिंग्स ऑन द वॉल ऑफ क्लासरूम। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द थिंग्स ऑन द वॉल ऑफ क्लासरूम। देखिए 50 क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि व्हाट वेयर द थिंग्स ऑन द वॉल ऑफ क्लासरूम। क्लासरूम के वॉल में क्या क्या थिंग्स था, वॉल में, उसके दीवार में, क्लासरूम के दीवार में क्या क्या थिंग्स था। तो अगर आप चैप्टर पढ़े एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए स्लम्स, तो अगर वो चैप्टर आप अगर पढ़े हैं तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं पढ़े हो तो उसको पढ़ लेंगे तो और अच्छा रहेगा, या फिर आप इसको नोट्स कर लीजिए। आप इसको एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए और उसको नोट्स बना लीजिए और इसको अच्छा से तैयारी कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए शेक्सपियर पिक्चर्स, ए पिक्चर्स ऑफ स्काई एंड वर्ल्ड मैप। तो ऐसे 2 नंबर का क्वेश्चन आप ये भी लिखेंगे तो चलेगा कि पूछा गया है सिर्फ कि क्लासरूम के वॉल में क्या क्या था। तो क्लासरूम के वॉल में शेक्सपियर का पिक्चर था और एक स्काई का पिक्चर था और वर्ल्ड मैप था। ये 3 क्लासरूम का वॉल में था। और इसको और अगर डिटेल इतना लिखेंगे तो भी चलेगा, और अगर इसको और डिटेल से अगर आप देखेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लासरूम हैड ए पिक्चर ऑफ शेक्सपियर। क्लासरूम में एक शेक्सपियर का पिक्चर था, विच हैड ए प्रॉब्ली डोनेटेड ए पिक्चर ऑफ क्लियर स्काई। एक क्लियर स्काई का पिक्चर था, हैंग ऑन द क्लासरूम वॉल, जो लटका हुआ था क्लासरूम के वॉल में। वी सो डाउन एंड ब्यूटी ऑफ ट्रोलिस वैली, जिसमें ट्रोलिस वैली का ब्यूटी को शो किया जा रहा था, विच इंडिकेट ब्यूटी एंड होप। वो जो पिक्चर था स्काई का, वो ब्यूटी एंड होप को इंडिकेट कर रहा था। फिर एक क्वेश्चन और एक था, देयर वाज ऑल्सो ए वर्ल्ड मैप हैंग ऑन द वॉल विच वाज नो यूज टू देम एज देयर वर्ल्ड वाज नैरो एंड स्ट्रक इन द बाउंड्रीज ऑफ पॉवर्टी एंड मिजरी। तो मेन तो यही है कि उसमें क्या क्या था। तो ये तीन था, एक शेक्सपियर का पिक्चर था, एक पिक्चर ऑफ स्काई था सीनरी टाइप में, और एक वर्ल्ड मैप था। ये तीनों था क्लासरूम के वॉल में। तो आप इसको पूरा अगर और अच्छा से करेंगे तो और अच्छा मार्क्स मिलेगा। 2 का 2 ही मार्क्स, कम फुल मार्क्स मिल सकता है इससे। क्योंकि देखिए 2 मार्क्स का आप अगर वो शॉर्ट भी लिखेंगे तो चलेगा, बट अगर आप इतना लिखेंगे तो टीचर को और अच्छा लगेगा और वो आपको और अच्छा से मार्क्स देंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस चैप्टर का है। ये एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम जो पोएम है, 2nd नंबर पोएम है उसका ये है। और इसके लेखक कौन है,
स्टेफन स्प्लेंडर। ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, इसीलिए आपको ये लिख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, मॉडल पेपर क्वेश्चन का ही है, आप देख सकते हैं। तो 51 क्वेश्चन है, हाउ इज थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर कैसे होता है, कैसे होता है, हाउ मतलब कैसे है थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, मतलब जो थिंग ऑफ ब्यूटी होता है, जो भी ब्यूटीफुल थिंग होता है वो हमेशा के लिए खुशी क्यों कैसे देता है। तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी ये चैप्टर का नाम ही है, पोएम नंबर 4 होगा मे बी, और उसके लेखक कौन है, जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। जॉन कीट्स के अनुसार थिंग ऑफ ब्यूटी वो हमेशा फॉर एवर है, जॉय ऑफ फॉर एवर। इट इज कांस्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर। ये कांस्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस और प्लेजर का है। इट लवलीनेस इंक्रीजेस एवरी मोमेंट। जो थिंग ऑफ ब्यूटी होता है उसका लवलीनेस हमेशा इंक्रीज होता है, घटता नहीं है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैज़ मदर विन कंपेयर टू लेट विंटर मून। जो ये माई मदर एट 66 है, उस पोएम का ये क्वेश्चन है कि पोएट अपने मदर को लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर करता है। तो इसका आंसर क्या है, पोएट कंपेयर इज 66 ईयर्स ओल्ड, पोएट मदर इज 66 ईयर्स ओल्ड। जो पोएट की मदर है वो 66 ईयर की है। हर श्रंकेन एसन फेस रिसेंबल ए कॉर्स। जो पोएट की मदर है 66 ईयर है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई है। तो अगर किसी जो भी ओल्ड 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 पीपल का अगर आप देखेंगे तो क्या स्किन एकदम बहुत अलग टाइप का लगता है। तो जैसे कि एक मरा हुआ इंसान की तरह, कॉर्प्स कॉर्प्स जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, रिसेंबल ए कॉर्प्स, CORPS, कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी की तरह ऐसे लग रहा था उसकी मदर का फेस। शी हैज़ लॉस्ट हर साइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ। जो पोएट की मदर थी, उस साइन और स्ट्रेंथ जो था ये यूथ में जो होता वो उसको खो चुकी थी, क्योंकि वो ओल्ड एज में तो वो सब रहता नहीं है। वो जो एक यूथ में जो होता है वो ओल्ड एज के मतलब ओल्ड पीपल में तो होता नहीं है। तो सिमिलरली इसी तरह जो लेट विंटर होता है, जो विंटर के समय में होता है, तो जो मून बहुत लुक्स हेजी एंड ऑब्सक्योर। जो मून बहुत अलग टाइप का दिखता है, मतलब कि धुंधला टाइप में दिखता है। हेजी मतलब धुंधला टाइप होता है, और ऑब्सक्योर मतलब धुंधलापन, उसी टाइप में दोनों वर्ड हैं। तो वो लेट विंटर के समय में मून जो होता है, चंद्रमा होता है, वो भी उसी तरह दिखता है। थोड़ा जैसे ओल्ड एज जैसे पोएट की मदर दिखती थी उसी तरह मून भी दिखता है। इट इट इट्स इट टू लैक साइन एंड स्ट्रेंथ। लैक मतलब कमी होता है, तो इट लैक साइन एंड स्ट्रेंथ। जो साइन एंड स्ट्रेंथ था वो कमी था उस मून में भी, इसीलिए पोएट अपने मदर की कंपेयर मून से करती थी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। आप नोट्स कर लीजिए और इसको बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैड 53 क्वेश्चन, वाई हैड एम हैमेल पुट ऑन हीज स्पेशल ड्रेस। जो एम हैमेल थे, ये लास्ट लेसन चैप्टर का है। जो चैप्टर 1 चैप्टर का नेम है लास्ट लेसन, उसमें ये क्वेश्चन है कि एम हैमेल है जो टीचर है, वो स्पेशल ड्रेस क्यों पहने थे उस दिन। तो क्या है, एम हैमेल वाज वेयरिंग। तो देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप सिर्फ यहाँ से भी लिख सकते हैं कि बिकॉज इट वाज देयर लास्ट लेसन इन मदर टंग फ्रेंच। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे वेर गोइंग टू टाउट जर्मन इन प्लेस ऑफ फ्रांस, because the order had come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine, and that it was their last lesson in French। तो जो एम हैमेल है वो स्पेशल ड्रेस इसलिए पहने थे क्योंकि वो उनका लास्ट लेसन था मदर टंग का, और नेक्स्ट फ्रेंच लेसन था, वो लास्ट फ्रेंच लेसन था मदर टंग का उस दिन, इसलिए वो पहने थे वो अपने स्पेशल ड्रेस को। क्योंकि नेक्स्ट डे से उस स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये
क्योंकि आप उस चैप्टर को अगर आप पढ़े होंगे तो आपको उसमें पता होगा कि फ्रैंको पर्शियन वार हुआ था, तो उसमें जो फ्रेंच का जो 2 डिस्ट्रिक्ट था एल्जैस एंड लॉरेंस, तो उसमें वो हार गया था जर्मनी से, इसलिए उसमें जर्मनी अब से पढ़ाया जाने वाला था। वो ऑर्डर आया था बर्लिन से, बिकॉज द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्जैस एंड लॉरेंस दैट इट वाज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच। वो लास्ट लेसन था फ्रेंच का, इसलिए आप शुरू से भी लिख सकते हैं। इसमें पूरा बताया गया कि वो ब्यूटीफुल ड्रेस कैसा था। एमएमएल वाज वेयरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड little black silk cap all embroidered. He usually wear them on the inspection and prize day. तो मतलब देखिए क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा गया, 2 मार्क्स का है, तो आप इसको शॉर्ट भी लिखेंगे तो चलेगा, बट अगर इतना लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा कि उसमें बताया गया कि एमएमएल जो ब्यूटीफुल जो ग्रीन कोट पहने थे उस दिन, शर्ट एंड जो ब्लैक कैप पहने थे, सारा एक सिस्टमेटिकली था। और जो वो यूजली वेयर देम, वो हमेशा मतलब खासकर वो जो ड्रेस है स्पेशल ड्रेस, वो प्राइस डे के टाइम वो पहनते थे। बट उस दिन जो वो पहने थे इसलिए कि वो उनका लास्ट लेसन था फ्रेंच का, मदर टंग का, और नेक्स्ट डे से वहाँ से जर्मन पढ़ाए जाने का ऑर्डर आया था बर्लिन से। तो ये क्वेश्चन आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट्स कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन, हु वाज सोफी एंड जेंसी। सोफी और जेंसी कौन है? तो ये ये किस चैप्टर का, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप बुक में देखिए सोफी और जेंसी के बारे में किस किस चैप्टर में दिया हुआ है। आई होप ये गोइंग प्लेस का है, गोइंग प्लेस चैप्टर का है, उसका क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया कि सोफ़ी और जेंसी कौन है, तो आपको पता होगा अगर आप चैप्टर पढ़ें। सोफ़ी क्या है, एक लड़की थी और जेंसी उसकी फ्रेंड थी, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि दोनों वो कौन थी। तो सोफ़ी क्या थी, एक सोफ़ी वाज सोफिस्टिकेटेड एंड फैंटेसाइजिंग टाइप्स ऑफ गर्ल। शी हैड ए बिग एंड ब्यूटीफुल ड्रीम ऑफ हैविंग ए बुटीक लाइक मैरी क्वांट। सोफ़ी एक डे ड्रीमर गर्ल थी। फैंटेसाइजिंग मतलब हमेशा स्वप्न देखती थी, और सोफिस्टिकेटेड मतलब मॉडर्न होता था, आधुनिक होता है। तो सोफ़ी क्या थी, एक डे ड्रीमर गर्ल थी, वो हमेशा सपना देखती थी। और सी हैड ए बिग ड्रीम, उसका एक बड़ा सपना था और ब्यूटीफुल ड्रीम था कि वो एक बुटीक खोलेगी जैसे कि मैरी क्वांट का है। और उसके ये मतलब वो हमेशा मतलब डे ड्रीमर गर्ल थी, वो हमेशा ड्रीम में ही वो रहती थी। बट जो ऑन द अदर हैंड जो उसकी फ्रेंड है जेंसी, किस तरह थी? जेंसी वाज मोर प्रैक्टिकल। जेंसी क्या थी, वो प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक टाइप ऑफ गर्ल थी, एंड क्वाइट अवेयर अबाउट देयर लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड। और वो जानती थी कि वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है और उसका बैकग्राउंड कैसे, इस वो रियलिस्टिक गर्ल थी। बट वो जो सोफ़ी थी, सोफ़ी एक ड्रे ड्रीमर एंड फैंटेसाइजिंग टाइप्स ऑफ गर्ल थी, जो हमेशा सपना देखती रहती थी कि वो एक बुटीक खोलेगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन, व्हाट डज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम एम टू डू। ये क्वेश्चन है जर्नी टू द एंड ऑफ वर्ल्ड, जो अंटार्कटिका कंटिनेंट के बारे में जिसमें है चर्चा, विस्तास बुक का है ये चैप्टर। अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा। तो इसमें है कि स्टूडेंट ऑन आइस ये क्या है, एक प्रोग्राम था। तो उस प्रोग्राम का एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन, व्हाट डज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम एम टू डू। ये जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का क्या एम था? तो क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम वाज टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ वर्ल्ड and provide them not only with inspiring in education and also enable them to understand and respect our planet. The idea was to provide them a life-changing experience at the age when they are ready to absorb, learn, and most importantly act for benefit of planet.
According to Geoff Green, high school students are future policy makers, and through his program, they could save this planet from ecological hazard and harmful effect of global warming. तो ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, इसका एम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें मेन एम क्या है कि जो जियोफ ग्रीन है इस प्रोग्राम के हेड है, वो उनका मानना था कि जो हाई स्कूल स्टूडेंट है वो एक फ्यूचर पॉलिसी मेकर हैं, वो भविष्य में वो वही पॉलिसी मेकर बनेंगे। एंड थ्रू हिज प्रोग्राम, वो अपने प्रोग्राम से दे कुड सेव दिस प्लानट, अब ये हमारे प्लानट को सेव करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं फ्रॉम इकोलॉजिकल हार्जेट एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये सबसे बचाना चाहते थे। मेन यही है। तो यहाँ क्या है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम वाज टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट, इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या था कि हाई स्कूल स्टूडेंट को टू द एंड ऑफ वर्ल्ड, टू टेक द हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ वर्ल्ड। एंड ऑफ वर्ल्ड मतलब यहाँ अंटार्कटिका कंटिनेंट के बारे में बताया गया कि ये जो प्रोग्राम है इसमें हाई स्कूल स्टूडेंट को अंटार्कटिका कंटिनेंट ले जाया जाएगा, और उसमें से क्या है कि उसको सिर्फ एजुकेशन नहीं, सिर्फ इंस्पायरिंग एजुकेशन नहीं दिया जाएगा, बल्कि एजुकेशन के साथ अंडरस्टैंडिंग भी दिया जाएगा कि हम अपने प्लेनेट को कैसे रेस्पेक्ट करें। आइए, द आइडिया वाज टू प्रोवाइड देम ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, ये आइडिया लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस प्रदान करेगा वो हाई स्कूल स्टूडेंट को, व्हेन दे आर रेडी टू ऑब्जर्व, लर्न एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट फॉर बेनिफिट ऑफ प्लैनेट, और अपने प्लैनेट का बेनिफिट के लिए वो एक्ट करे। और अकॉर्डिंग टू जियोफ ग्रीन, ये तो आपको पहले ही बता दी कि जियोफ ग्रीन के अनुसार क्या था कि ये हाई स्कूल स्टूडेंट फ्यूचर का पॉलिसी मेकर है, और इसके प्रोग्राम से वो अपने प्लेनेट को बचा सके ये इकोलॉजिकल हार्जेट एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ को बचाया जा सके। मेन उद्देश्य इस स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का यही था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा बहुत इसको 2 बार एक नोट्स करके 2-3 बार आप इसको पढ़िए थोड़ा बहुत, और तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये और में है, उसी क्वेश्चन को ये लिखिए, क्योंकि और क्वेश्चन में रहता है कुछ क्वेश्चन में, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर का आता है, तो बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर भी इसको बता रहे हैं। क्या है कि व्हाट आर गोंडवाना, व्हाट हैपन टू इट, गोंडवाना क्या है और उसके साथ क्या हुआ था। तो क्या है, अगर आप ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, 8-9 में आप पढ़े होंगे कि गोंडवाना लैंड था, एक क्या एक सुपर कॉन्टिनेंट था। कॉन्टिनेंट मतलब जो महाद्वीप होता है, विशाल महाद्वीप था ये, अनडिवाइडेड अर्थ था ये उस टाइम जो था। जैसे अभी 7 कॉन्टिनेंट है, आप वर्ल्ड मैप अगर आप देखे होंगे तो पता चलेगा कि आप सारा कॉन्टिनेंट अलग अलग टूटा हुआ, अलग अलग बिखरा हुआ, बट उस टाइम क्या था, जितना भी कॉन्टिनेंट था वो एक साथ था, उसी को गोंडवाना लैंड या पेंजिया कहा जाता था। तो क्या था, विच एग्जिस्टेड मिलियंस ईयर्स एगो, ये मिलियंस ईयर्स एगो एग्जिस्ट करता था। गोंडवाना वाज सेंट्रली रफली अराउंड प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। तो गोंडवाना लैंड पहले कहाँ था, जहाँ अभी अंटार्कटिका था वहाँ गोंडवाना लैंड एग्जिस्ट करता था, उसी में सारा कॉन्टिनेंट एक साथ था, उसी के आसपास। इट हैड नो ह्यूमन्स लाइफ, उसमें ह्यूमन्स लाइफ उस टाइम नहीं था, बट ओनली फ्लोरा एंड फना, सिर्फ फ्लोरा एंड फना था। फ्लोरा क्या होता है, जितना भी लिविंग थिंग्स होता है, ये जितना भी लिविंग थिंग्स होता है, एनिमल्स जितना भी होता है उसको फ्लोरा कहा जाता है। फना मतलब जितने भी पेड़ पौधा, ट्री वगैरह जितना भी होता है उसको फना कहा जाता है। वो सिर्फ पेड़ पौधा वही सब था, बट ह्यूमन्स नहीं था उस टाइम। क्या है, इट एग्जिस्ट फॉर 500 मिलियंस ईयर्स एगो, 500 मिलियंस ईयर्स एगो ये एग्जिस्ट करता था। एंड देन स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग स्लोली, और उसके बाद वो ड्रिफ्टिंग मतलब बिखरना या टूटना, और जो वो लैंड, वो वास्ट लैंड मास जो था कॉन्टिनेंट एक साथ जब था, तो उस बाद में फिर धीरे धीरे वो कॉन्टिनेंट टूटने लगा। जैसे अभी 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है जो अभी टूट गया, इधर सब अलग अलग जगह टूट के बिखर गया, बट ये सब उस टाइम 500 मिलियन ईयर एगो पहले वो सारा एक ही साथ था, जहाँ अभी अंटार्कटिका है।
फिर उसके बाद क्या हुआ, टूटने लगा, और उसके बाद गिविंग राइज टू डिफरेंट लैंड मासेस कॉल्ड कॉन्टिनेंट। और उसके बाद क्या हुआ, बिखरने लगा, तो अलग अलग लैंड मास बन गया और उसी को कॉन्टिनेंट हम लोग कहते हैं। जैसे 7 कॉन्टिनेंट है एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, और अलग अलग वाटर बॉडीज है जिसको हम लोग ओशन कहते हैं। और उसके बाद ये हुआ 7 कॉन्टिनेंट आपको पता होगा, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका। ओशन में भी आपको पता होगा, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, ये सब है, साउदर्न ओशन है। तो ये सब उसके बाद टू बिखरा बना, उसके बाद गोंडवाना लैंड को बिखरने के बाद। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, हाउ डिड कस्तूरबा गांधी हेल्प द पीपल ऑफ चंपारण। कस्तूरबा गांधी चंपारण की लोगों को कैसे मदद करते थे। कस्तूरबा गांधी कौन है, वो महात्मा गांधी की वाइफ है। तो इन 1917 कस्तूरबा गांधी वर्कड ऑन द वेलफेयर ऑफ वुमेन इन चंपारण। 1917 में ये चंपारण एपिसोड हुआ था, उसी टाइम क्या था कि कस्तूरबा गांधी जो चंपारण की औरत लोगों के भलाई के लिए वो वर्क काम करती थी। ही सीट आउट वुमेन हाइजीन मतलब जो स्वास्थ्य फूड होता है, खाना होता है, उससे रिलेटेड डिसिप्लिन, हेल्थ, रीडिंग एंड राइटिंग, ये सब उसको कस्तूरबा गांधी वहाँ की औरत को सिखा रही थी या हेल्प कर रही थी सिखाकर। सी सी टुक इमीडिएट स्टेप टू रिमूव सोशल एंड कल्चर बैकग्राउंड फ्रॉम चंपारण विलेज। मैनी पीपल लाइक महादेव देसाई, नरहरी पारिक एंड कस्तूरबा गांधी volunteered to work for well-being of village. Lesson on cleanliness and sanitation were taught by कस्तूरबा गांधी। तो मेन क्या था कि वो कस्तूरबा गांधी वहाँ की औरत, वहाँ जितने भी महिला थी उनको वो हेल्प कर रही थी, प्रॉपर हाइजीनिक और डिसिप्लिन और हेल्थ से रिलेटेड उनको बताकर। और क्या था, लेसन ऑन क्लीननेस, वहाँ साफ सफाई करके, एंड सैनिटेशन वेयर टाउट बाई कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, हाउ डिड डॉक्टर सदाव होल्की हेल्प द अमेरिकन सोल्जर। और जो डॉक्टर सदाव होल्की है, ये एनिमी चैप्टर का है, वो कैसे अमेरिकन सोल्जर की हेल्प करती थी। तो देखिए ये क्वेश्चन हम तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से बता रहे हैं, बट आप इसको थोड़ा शॉर्ट भी लिख सकते हैं। क्या था, इन कैसे हेल्प की थी, इसी तरह हेल्प की थी कि जब वो जो डॉक्टर सदाव के घर के बाहर, क्योंकि वो आप अगर मैप में देखे हैं कि जो जापान है वो समुद्र के पास है या चारों तरफ से समुद्र है, तो जो डॉक्टर सदाव का हाउस है वो समुद्र के किनारे हैं, और वहाँ से उनको वो अमेरिकन सोल्जर मिले थे। क्या था, ही वाज क्रोल्डिंग ऑन हिज हैंड एंड नीज एंड देन ही फेल्ट ऑन हिज फेट। क्या था, he was badly wounded and lazy motionless, so Dr. Sadav taking every precaution and bullet out was out the wounded in few minutes। क्या हुआ, सबसे पहले जब वो उनको घायल मिले तो वो उनको अपने घर ले आए और उनका इलाज किए, और जो बुलेट लगा हुआ था उनको निकाले। फिर क्या हुआ कि वो बुलेट निकालने के बाद उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया गया और उनका लाइफ को बचाएं डॉक्टर सदाव। फिर क्या हुआ, उसके बाद वो एक आइलैंड में उसको भेज दिए और उनको कहा कि आप एक कोरियन फिशिंग बोट से आप अमेरिका चले जाएंगे। तो इस तरह उनको हेल्प किए। तो आप इसको इंग्लिश में इस तरह लिखना है आपको कि व्हेन डॉक्टर सदाव फर्स्ट सा अमेरिकन सोल्जर एट द सी शोर, ही वाज क्रोलिंग on his hand and knees and then he fell on his face. He was badly wounded and lazy motionless, so Dr. Sadav taking every precaution and bullet was out of the wounded in few minutes. An injection was given and his pulse became strong that saved the American's life। और इंजेक्शन दिए और उनका पल्स को स्ट्रॉन्ग किए ठीक करके। फिर क्या हुआ, डॉक्टर और इसी तरह अपने वो अमेरिकन सोल्जर की लाइफ को बचाए।
और ये बचाएं यानी कि उनका हेल्प ही किए, एक तरफ से उनका लाइफ को बचाएं। डॉक्टर सदा वाज कंपेल्ड बाय हिज ड्यूटी एज ए डॉक्टर टू हेल्प द इनेमी सोल्जर। और वो इनेमी के मतलब दुश्मन देश के सोल्जर थे, फिर भी वो उस इनेमी को बचाएं। क्यों? क्योंकि वो एज ए डॉक्टर वो मजबूर थे उनको बचाने के लिए। फिर क्या था, डॉक्टर सदा गेव हिज बोर्ड, डॉक्टर सदा उनको एक बोर्ड देते थे टू द यंग सोल्जर को। अरेंज फूड फॉर हिम, उसके लिए फूड की व्यवस्था किए। ही इंस्ट्रक्टेड हिम टू गेट ऑन द कोरियन फिशिंग बोट एंड देन रीच टू द अमेरिकन बेस। और वो एक आइलैंड में भेज देते हैं और उनको बोलते हैं कि वो एक कोरियन फिशिंग बोट में बैठ के अमेरिकन बेस में अब चले जाए। विच हेल्प हिम स्केप सक्सेसफुली, जिसमें वो उनको अच्छी पूरी तरह से बचा लिए। दिस इज हाउ सदाव हेल्प द अमेरिकन सोल्जर फ्लू एंड देयर बाई सेव हिज लाइफ। और इसी तरह सदाव अमेरिकन सोल्जर की हेल्प करते हैं उनकी जान को बचाकर और उनको अपने देश भेजकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आज टाइगर किंग, हाउ डिड किल द 100 टाइगर। टाइगर किंग कौन है और वो 100 टाइगर को कैसे मारते हैं। तो इस ये क्वेश्चन में भी थोड़ा ज़्यादा मतलब डिटेल्स में किए हैं, बट आप उतना डिटेल्स में मत लिखिए। आप सिर्फ इतना लिखिए कि क्या पूछा गया कि हु आज टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन है। तो क्या है, द महाराजा प्रतिबंधपुरम वाज कॉल्ड टाइगर किंग। जो प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा है वही टाइगर किंग है। ये कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, आप फिर इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप यहाँ से लिखिए, क्योंकि उसके बाद पूछा गया कि हु वाज टाइगर किंग। उसके बाद क्या पूछा गया, हाउ डी वो 100 टाइगर को कैसे मारते हैं। बट हम उसको पूरी तरह डिटेल से बताएं कि वो कैसे कैसे 1 से लेके 100 टाइगर को मारे हैं। बट क्वेश्चन में वो नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया था कि टाइगर किंग कौन है और वो 100 टाइगर को कैसे मारते हैं। इसलिए आपको सिर्फ यहाँ से लिखना है, वो लिखेंगे फिर यहाँ से लिखना है। फॉर 100 टाइगर द दीवान गोट एन ओल्ड tiger brought from the People's Park in Madras. It was kept hidden in his house. One midnight, with the help of his aged wife, he dragged the tiger to the car and shoved it into seat. He himself drove the car straight to the forest where Maharaja was hunting. The old tiger wandered into the Maharaja's presence. The Maharaja was overjoyed. He took careful aim at the beast. The tiger fell down in crumpled heap. The Maharaja was extremely happy that he had killed the 100 टाइगर। तो यहाँ क्या बताया गया कि जो 100 टाइगर मारने के लिए वो जो दीवान थे उसके, तो वो क्या किए थे, वो एक ओल्ड टाइगर को मद्रास के एक पीपुल्स पार्क से ले आए थे और अपने घर में वो छुपा के रखे थे। और एक मिडनाइट में वो टाइगर को अपनी वाइफ के साथ अपने कार में वो बंद कर दिए। और जब महाराजा जब हंटिंग करने के लिए गए थे तब वो टाइगर को जाके वहाँ छोड़ के आए। और उसी तरह फिर वो टाइगर महाराजा के पास आ गए और वो उनको शूट किए। तो वो टाइगर वहाँ मतलब वो सरफेस में गिर गए और महाराजा इस तरह बहुत हैप्पी हो जाते हैं और वो 100 टाइगर को मार देते हैं। बट आपको एक्चुअली पता है कि वो टाइगर उस टाइम मरता नहीं है। और बाद में वो जो उनके जो और सोल्जर होते हैं वो उनको मार देते हैं ताकि महाराजा को मतलब महाराजा को पता ना चले कि वो उनको नहीं मार पाए। तो इस तरह 100 टाइगर को महाराजा मारते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर का मॉडल पेपर का 59 क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया कि व्हाई वाज डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, व्हाट हैपेंड टू हिम एज ए चाइल्ड। तो ये डीप वाटर चैप्टर का जिसके लेखक है विलियम डगलस, तो वो पानी से क्यों डरते थे, क्या कारण था डरने का और वो उनके साथ क्या हुआ था बचपन में, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या है कि डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 2 इंसिडेंट इन हिज चाइल्डहुड। बचपन में उनके साथ 2 इंसिडेंट हुआ था, उसके कारण उनका वाटर से डर लग गया था। तो फर्स्ट इंसिडेंट क्या है,
कि when William Douglas was 3 or 4 years old, his father took him to a beach in California. There he was stood at beach with his father when he waves swept over him and knocked him down. He was buried under water and became breathless. He was petrified and developed a permanent fear of water. तो क्या हुआ था फर्स्ट इंसिडेंट, जब विलियम डगलस 3 या 4 साल के थे तब उनके फादर उनको कैलिफोर्निया के बीच में लेकर गए थे और अपने फादर के साथ वो बीच में खड़े थे। तब एक स्टॉर्म आया था, एक वेव आया था जो जो उनके ऊपर से पार हो गया। और उस टाइम क्या हुआ था कि उनको पूरी तरह से गिरा दिए और वो क्या हो गए थे, वो उसमें दब गए थे और जिससे वो ब्रेथलेस हो गए थे, सांस ले नहीं पा रहे थे, पानी उनके नाक के अंदर चला गया था। ही वॉज पेट्रीफाइड एंड डेवलप्ड ए परमानेंट फियर ऑफ वाटर। और उसी इंसिडेंट के कारण उनको वाटर से डर लग गया था जब वो 3 और 4 ईयर्स के थे। फिर सेकंड इंसिडेंट क्या है कि जब वो ये 10 और 11 ईयर्स के थे तब वो एक मतलब उनके साथ एक मिस एडवेंचर हुआ था YMC पूल में, जब वो 10 और 11 साल के थे। वेयर इन डगलस वाज थ्रोन इनटू डीपर एंड ऑफ पूल बाय बिग बॉय। सॉरी यहाँ पिग लिखा हुआ, यहाँ बिग होगा, बिग बॉय इनटू डीपर एंड ऑफ पूल बाय बिग बॉय होगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर। और जब वो YMCH पूल गए थे तब वहाँ क्या था, उनको एक बड़े लड़का मतलब एक बड़ा बॉय था, मतलब कि जो बिग बॉय था वो उनको पूल के डीपर एंड में उसको थ्रो कर दिए थे, मतलब ठेल दिए थे। ही वेंट डाउन इनटू वाटर, और वो वाटर में घुस गए थे। 3 times he went down into the वाटर 3 times बट फेल टू कम अप, और वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। थ्रो ही वाज अल्टीमेटली सेव्ड, और बाद में वो उनको बचाया गया। ही टेरर ऑफ वाटर डेवलप्ड इन हिम एज ए लंग्स फील्ड विथ वाटर, और उनके लंग्स में वाटर घुस गया था। देन दस मेकिंग हिम फेयर परमानेंट वाटर। ये इंसिडेंट के कारण भी उनके मन में डर बैठ गया था। दिस 2 इंसिडेंट मेड विलियम डगलस स्केयर्ड या अफ्रेड एक ही चीज़ होता है, डरना होता है, और यही 2 इंसिडेंट से विलियम डगलस को डर हो गया था वाटर से। तो हमने देखा कि 50 से 59 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में प्लीज़ उसको कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्यूशन करें। तो आज का वीडियो में सारा क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर दिए हैं, और इसका ये पार्ट 2 है। और जो पार्ट 3 होगा उसमें हम लोग नोटिस, ये जो 16 नंबर है नोटिस के बारे में दिया हुआ है, और रिपोर्ट, लेटर और आर्टिकल्स, ये सब के बारे में एक वीडियो बनाएंगे जो कि इस मॉडल पेपर का पार्ट 3 होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और फर्स्ट टाइम अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगा आपके फ़ोन में वो मैसेज आपके स्क्रीन में आए ताकि आप उस वीडियो को देख पाएँ, मिस ना हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।